रमई राम कितना आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं? नहीं, रमई राम जी यदि खुद रहते तो खेल बिगड़ने की बात होती। कैंडिडेट उनकी पुत्री है। तो लड़ाई किसके किसके टक्कर में आप मानते हैं? इसी बात है, एनडीए आरजेडी। इंडिया और आरजेडी में टक्कर अभी दिख एनडीए ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमको अभी तक समझ में आया है कि बीजेपी और आरजेडी, लेकिन 4 के बाद ही बोछा की स्थिति क्लियर हो पाएगी। बदल पाएगी। बदल नहीं, समझ में आ पाएगी, बदल पाएगी नहीं। मतदाता के अंदर क्या है ये निकल के आएगा 4 के बाद। भुचहा विधानसभा के क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और हमारे साथ न्यूज़ 24 के पत्रकार मिल गए हैं। ज़्यादातर ये इसी क्षेत्र में कवरेज करते हैं, तो क्यों ना एक समीकरण पर चर्चा हो जाए। इनके हिसाब से अब तक का क्या लग रहा है? नाम है मुकुल रॉय, बताएं। मुकुल कुमार जी, सर सबसे पहले तो स्वागत इसलिए भी चूँकि आप हमसे ज़्यादा दिन से पत्रकारिता में हैं और इसी क्षेत्र के हैं तो ज़्यादा समझ भी रखते हैं। माहौल क्या लग रहा है अभी के हिसाब से? देखिए, अभी माहौल को बहुत क्लियर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो फंसा हुआ है कि इन द सेंस कि बोचहा विधानसभा बेशक अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो डिसीजन लेते हैं, जो सवर्ण मतदाता है, वो निर्णायक वोट करते हैं। राजद ने भूमिहार समाज से शंभू सिंह को टिकट दिया है। एमएलसी चुनाव 4 तारीख को होने हैं। अब यहाँ कंडीशन यह है कि जो खुल के बोलना चाहते थे वो बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि राजद का समर्थन इससे पहले रमई राम जी आया करते थे। रमई राम जी को खुल के समर्थन मिलता था, हालांकि अधिकांश चुनाव उन्होंने राजद के टिकट पे ही जीता, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि सुरक्षित क्षेत्र है। कोई भी फॉरवर्ड क्लर्क सवर्ण कोई कैंडिडेट तो आएगा नहीं। जो भी आएंगे वो पिछड़ी जाति से ही आएंगे, तो किसी एक को तो उस समय चुनाव होता था कि जो भी बेहतर चेहरा हो, जिनका नेचर बढ़िया हो, उनको मत करते थे। इस बार यदि एनडीए के पक्ष में है, अभी समीकरण काफ़ी बदल चुका है। आपने देखा होगा कि बिहार में राजद ने भी अपने स्ट्रेटजी को बदला है। राजद की एक पहचान हुआ करती थी, जो एक हालांकि ऑफिशियल उसका कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसमें एक शगुफा आया था कि भूरा बाल साफ करो, या एक मान्यता बनी हुई थी कि भूमिहारों के विरोध की पार्टी है। तो इस बार 5-5 सवर्णों को एमएलसी में टिकट देकर राजद ने अपना चेहरा बदल लिया है। यहाँ तक कि तेजस्वी के हाथ में जब से राजद का कमान आया है, तो उन्होंने अपने पिताजी का पोस्टर से हटा दिया था तस्वीर। राजद भी बदल रही है और एनडीए में अब भूमिहार जो सवर्ण मतदाता के लिए मंच खुले मन से माफ़ी भी मांगा था उन्होंने। मांगा था, बिल्कुल सही है आप। तो एनडीए में अब भूमिहार आ चुके हैं। ये एमएलसी चुनाव जो है, ये इनके जाति के उम्मीदवार को आरजेडी में अभी रखे हुए हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ है। 4 के बाद बेशक यहाँ की स्थिति स्पष्ट होगी। 4 तक सवर्ण मतदाता जो है चुप्पी साधे हुए हैं। आगे क्या होगा ये मैं केवल अनुमान के तौर पे कहूँगा, या तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन 4 के बाद ही बोछा की स्थिति क्लियर हो पाएगी। बदल नहीं, समझ में आ पाएगी, बदल पाएगी नहीं। मतदाता के अंदर क्या है ये निकल के आएगा 4 के बाद। ऐसे पब्लिक ओपिनियन में ज़्यादातर जब भी चर्चाएं चल रही है तो कौन कौन सी पार्टियों को लेकर के चर्चा चल रही है? जैसे मान लिया जाए इधर का अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे जो सीटिंग थे पिछले चुनाव में, वो एनडीए के विधायक थे, एनडीए समर्थित थे, ठीक है, एनडीए के कैंडिडेट बने थे। लेकिन इस बार जो स्थिति है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एकाक का दरिया है, डूब के जाना है। तो इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खासकर पार्टी से नहीं, कैंडिडेट से विरोध है। अच्छा, 1-2 समीकरण आप हमें समझा दीजिए, क्योंकि आप मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं इसलिए भी चर्चा चलेगी। रमई राम जी पहले आरजेडी की तरफ से लड़ा करते थे और अब उन्होंने वीआईपी के साथ हो लिया है। रमई राम कितना आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं? नहीं, रमई राम जी यदि खुद रहते तो खेल बिगड़ने की बात होती। कैंडिडेट उनकी पुत्री है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी ने बसपा के टिकट पर बगल के विधानसभा चुनाव इलेक्शन लड़ा था और 1937 या 27 यही समथिंग, एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन राउंड ऑफ यही उनका टोटल वोट परसेंटेज था। 2000 के नीचे 1900 तो ये उनकी कैपेसिटी है, जबकि बसपा का बैनर उनको मिला हुआ था। तो उनकी पुत्री ने अपने लिमिटेशन को इससे पहले ही चुनाव में दिखला दिया था। उस समय भी वो रमई जी की पुत्री थी, इस बार भी हैं, इसलिए उनकी पुत्री बहुत ज़्यादा मैंने आरजेडी को करेंगे। इसका मैं नहीं मानता हूँ। यदि रमई जी का इम्पैक्ट होता तो कभी वो बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे। बगल के सकरा में भी उनका इम्पैक्ट होता। जो बिहार स्तर का नेता रह चुका हो
जो बिहार के किसी भी जीवित नेताओं में सबसे लंबे समय तक बिहार विधानसभा का सदस्य रहा हो, 35 साल। ये एक रिकॉर्ड है कि शायद मुझे नहीं लगता है, याद मेरे स्मरण में भी नहीं है कि कोई ऐसा नेता होगा अभी बिहार में जो लगातार उतने लंबे समय तक बिहार विधानसभा का सदस्य रहा हो। 6 पार्टियों में वो रहे। लेकिन प्रचार बड़ा जम के कर रहा है लोग। अगर वो मान लीजिए उनको वोट मिलता है तो वो किस में से कटेगा, बीजेपी का कटेगा या आरजेडी का कटेगा? दोनों का कटेगा, दोनों का जाएगा। यदि जाता है तो दोनों का जाएगा। अगर निषाद समाज जो है वो पार्टिकुलर निषाद समाज अगर बोचहा साइड का अगर ले ले तो उठ करके अगर नैया छाप पर वोट कर देता है तो किसका वहाँ हरास दिख रहा है? नहीं, पूरा निषाद भी यदि मुकेश जी को वोट कर देता है तो कितना हो जाएगा, उससे वो जीत जाएंगे। एक जाति के वोट से कहीं कोई राजनीति हुई है क्या? नहीं, दावा करने से नहीं होता है, उनको जमीनी हकीकत पे आना होगा ना। आज तक भारत की कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जो एक जाति की राजनीति करके निकल जाए। जमात की राजनीति होती है, जाति की राजनीति होती नहीं है। 37,000 उनका वोटर है, 37,000 का 37,000 उनको दे दीजिए। 37,000 मत से कुल मतदाता 3 लाख के आसपास है, तो 37,000 उनको दे ही दीजिएगा, उससे वो इलेक्शन निकाल लेंगे। अच्छा सर, आप वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया में आप भी थे वहाँ पर। जो नामांकन के बाद की जो राजद की जो रैली थी उसमें भीड़ नहीं दिख पाया, जबकि कई दिग्गज वहाँ पर दिख रहे थे। इसका वजह क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि राजद में कई चेहरे नहीं थे। वजह मैं नहीं दे सकता हूँ, कई फैक्टर्स हो सकता है, क्योंकि उसी दिन लास्ट डे था और बहुत लोग एक दिन पहले सेकंड लास्ट डे था, और एमएलसी इलेक्शन की वजह से भी बहुत सारे नेता एमएलसी को सपोर्ट करके निकले हुए थे। काहे कि जो एमएलसी उम्मीदवार हैं उनको राजनीति का कोई अनुभव है नहीं। बिहार के सबसे कुख्यात गिरोह के एक सदस्य के रूप में जाने जाते थे वो, तो उनके पीछे राजद ने अपने विधायकों को लगा रखा है कि आप उनको गाइड कीजिए और उनको लेकर घूमिए। एक ये कारण भी हो सकता है, अनुमान है मेरा, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। तो नामांकन आपको लगता है कि बोचहा में होने वाले उपचुनाव के लिए राजद को जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा? निश्चित रूप से दोनों ही दलों को मेहनत करना ही पड़ेगा। बगैर मेहनत परोस के कोई थाली में तो आएगा नहीं कुछ। बाद में कि मुकेश सहनी अगर ज़्यादा वोट लाते हैं तो किसके हारने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे? नहीं, मुकेश सहनी कितना वोट लाते हैं ये तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर कर सकता है। हाँ, अगर ज़्यादा लाते हैं तो कौन सा दल कमज़ोर होगा? आरजेडी कमज़ोर होगी या बीजेपी कमज़ोर होगी? वो उनका कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बन के उभर रहे हैं। वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं उभर रहा है। तो लड़ाई किसके किसके टक्कर में आप मानते हैं? इसी बात है, एनडीए आरजेडी। इंडिया और आरजेडी में टक्कर अभी दिख एनडीए ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमको अभी तक समझ में आया है कि बीजेपी और आरजेडी। बीजेपी और आरजेडी सीधा धरातल का यही एनडीए का कैंडिडेट नॉमिनेशन कर रहा था, मंच पे भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जदयू का जिला अध्यक्ष था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीधा बीजेपी वर्सेस आरजेडी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकुल कुमार, न्यूज़ 24 के संवाददाता हैं मुजफ्फरपुर से, और इनसे हम दरअसल समीकरण जानने की कोशिश कर रहे थे। जितना हम पब्लिक ओपिनियन आप तक परोस रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, जो है वो सारा का सारा अनकट जा रहा है। लेकिन जो लोग हमसे अभी मुलाकात कर रहे हैं, जिनसे हमारी मुलाकात होती है, जिनसे हमारी बातचीत होती है किसी भी मसले को लेकर के, उनमें मुद्दा कुछ नहीं दिखता है। जातीय आधारित समीकरण सबसे ज़्यादा बोचहा में हावी नजर आता है। अब यह समीकरण कितना वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा, और तब्दील हो भी पाएगा तो वो किसके पक्ष में ज़्यादा होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।